नमस्कार। मैं डॉक्टर निवेदिता आज आपसे बात करूंगी कि अस्थमा के पेशेंट्स को ऐसी 4 सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे वो अस्थमा के अटैक को आने से रोक सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप बात करें कंट्रोल करने की तो आप उन कुछ चीज़ों से उनको किया जा सकता है कंट्रोल, लेकिन अगर आपको उन्हें ट्रीट करना है प्रॉपरली या ख़त्म करना है तो आपको ट्रीटमेंट का ही सहारा लेना पड़ता है। लेकिन कुछ सावधानियां ऐसी हैं जो अगर आप लें तो काफ़ी हद तक अपनी जो सीवियर साइन एंड सिम्टम्स हैं, जो या फिर आप ये कह सकते हैं कि परेशान हो जाते हैं जो लोग अचानक से अटैक आने पे, उन चीज़ों से आप बच सकते हैं। अस्थमा में मेनली क्या होता है, आपकी जो श्वास नली है, आपकी जो सांस लेने के लिए आने जाने के लिए जो नली होती है उसमें सिकुड़न आ जाती है और बलगम भर जाता है वहाँ पे। बेसिकली ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कर रही होती है कुछ ऐसी फॉरेन पार्टिकल्स या कुछ ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट जो आपकी बॉडी को लगता है कि वो शरीर में ना आए। जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, डस्ट, डर्ट, स्पेशल परफ्यूम्स हो सकते हैं या फिर पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, धुआं, डस्ट, कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके अगेंस्ट आपकी इम्यूनिटी रिएक्ट कर रही होती। तो ये इन फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर आने से तो रोक पाती है, लेकिन उसके साथ में सांस का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपको ब्रेथलेसनेस या बोल सकते हैं कि खांसी आना बलगम को बाहर निकालने के लिए, या चेस्ट में पेन होना, इस तरीके के सारे साइन एंड सिम्टम्स आपको मिलते हैं। कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो अस्थमा पेशेंट्स को पता होती हैं लेकिन वो इन चीज़ों को रेगुलरली फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको गर्म पानी का इंटेक रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। आप ये कह सकते हैं कि 50% प्रॉब्लम आपकी इसी से ही रिजॉल्व हो जाएगी, इसी से ही क्योर हो जाएगी। एयरवे है, वहाँ जब आप पानी पीते हैं, गर्म पानी लेते हैं, तो आपका एयरवे एक तो हाइड्रेटेड होता है और जो ये बलगम है काफ़ी थिक हो गया है, जो जगह पे जम गया है, जिसकी वजह से उसको निकालने के लिए बार बार खांसी उठ रही है, उस बलगम को निकालने के लिए लगातार इरिटेशन बना हुआ है, वो काफ़ी हद तक वो जो बलगम है वो थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और वो आपकी या तो आपके खखार से वो बाहर निकल जाएगा या आपके एब्डोमेन में जाके यूरिन और स्टूल से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ देती है। एक और चीज़ जो ये करती है वो ये है कि आप जब खाँस रहे होते हैं या आप जब कोई भी चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, या मैंने आपसे बार-बार ये भी बोला है कि सूजन आ रही है आपके श्वास नली में, तो ये सब चीज़ें ठंड से बढ़ रही हैं। जब आप गर्म पानी लेते हैं तो ये इक्वल एंड ऑपोज़िट होने की वजह से आपको एक तरीके का रिलीफ देती है, सूदिंग इफ़ेक्ट होता है इसका। तो आपको गर्म पानी लेने से काफ़ी हद तक बलगम को निकालने में आराम मिलता है, दूसरा आपका सूदिंग इफेक्ट होता है और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होती है। ये देखा गया है कि जिन भी पेशेंट्स की बॉडी हाइड्रेटेड नहीं है, कम हाइड्रेटेड है, उनको अस्थमा अटैक्स बार बार आते हैं या जल्दी जल्दी आते हैं, इन कंपैरिजन टू दोज पर्सन जो पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं। ज़्यादा इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा लेना है, बट जितना रिक्वायर्ड है आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, मिनिमम 2 लीटर 2.5 लीटर अगर आप पानी ले रहे हैं एक दिन में और गर्म पानी ले रहे हैं तो आपको काफ़ी हद तक रिजल्ट्स इसमें मिलेंगे। तो पहला तो हो गया अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, गर्म पानी पीना। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है, हमने डिस्कस किया कि एलर्जेंस के अगेंस्ट आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, तो इन एलर्जेंस को आपको अवॉइड करना है। कैसे करेंगे आप? बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि बाहर जाना है अगर तो आप अवॉइड करें, या घर में ही अगर कहीं पे धुआं धक्कर, जैसे कि कई लोग अंगीठियों पे खाना बना रहे हैं, या कई लोग अभी सर्दी का मौसम है तो सिकाई के लिए कई लोग लकड़ियों को जलाते हैं, तो उस जगह पे आप जाना अवॉइड करें। अपने आप को वार्म करने के लिए कपड़ों से वार्म करें, गर्म पानी पिए, इस तरीके से आप अपने आप को वार्म करेंगे। कभी भी लकड़ियाँ जहाँ जल रही हैं या फिर जहाँ पे अंगीठियाँ जल रही हैं, ऐसी जगह पे आप जाना अवॉइड करें क्योंकि इधर ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ऑलरेडी जो एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है। दूसरा, धुआं हो रहा है तो उसकी वजह से आपको अस्थमा का अटैक आ सकता है, अस्थमा ट्रिगर कर सकता है। तो ये चीज़ें आप नहीं करेंगे। अगर कहीं पे डस्टिंग हो रही है तो उस जगह से हट जाइए आप। अगर मौसम बदल रहा है, सडनली गर्म ठंडे में आपको नहीं जाना है, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए।
इसके साथ में आपको कुछ खाने में भी चीज़ों को अवॉइड करना है। जैसे हमें खुद ही को पता चलता है कि मैंने चावल खाए, मैंने दही खाई, मैंने कुछ खट्टा खाया, तो मेरा अस्थमा बढ़ गया। तो मुझे उन चीज़ों को अवॉइड करना है। कई सारे ऐसे मसाले होते हैं कि जो हमारे वो कॉन्टैक्ट में आते हैं, वैसे ही सांस की तकलीफ होना, छींकना, खांसना शुरू हो जाता है। तो उन मसालों से आप थोड़ा दूर रहें। उसी के साथ में अगर हो सके तो आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो चीज़ें हैं वो काढ़ा के रूप में आप ले सकते हैं, लिक्विड के रूप में आप ले सकते हैं। तो ये आपको एलर्जिन से दूर रहना है। जो भी चीज़ें आपको पता चल गई हैं कि मुझे इससे प्रॉब्लम होती है, मुझे उससे दूर रहना है। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आपका ऑक्यूपेशन ही ऐसा है, अब ऑक्यूपेशन के मतलब ये है कि आपका काम करने की जो शैली है, जिस या अगर फीमेल्स की बात करें, घर पे खाना बना रही हैं या साफ सफाई कर रही हैं, तो जब साफ सफाई के समय डस्ट गिरती है, वो तो आप अवॉइड कर नहीं सकते क्योंकि घर पे ही हैं, आपको ही ये काम करना है। डस्ट को अवॉइड कैसे करना है? मास्क लगा के। सबसे इम्पॉर्टेंट है, मास्क को बहुत ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि कई चीज़ें आप अवॉइड नहीं कर सकते। तो मास्क एक ऐसी चीज़ है जो आपको डायरेक्टली एलर्जेंस के कांटेक्ट में आने से रोकता है। कुछ लोग जो ट्रैफिक में हैं, ट्रैफिक पुलिसमैन्स हैं, या फिर बहुत ज़्यादा उनका काम ही ऐसा है कि उन्हें ट्रैफिक में रहना पड़ता है, जैसे ऑटो ड्राइवर्स हो गए, कुरियर का काम है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा ओपन पॉल्यूशन में रहना पड़ता है, जिसकी वजह से उनका अस्थमा ट्रिगर कर सकता है, बढ़ सकता है, या ये ऐसी चीज़ें हैं जिसे वो अवॉइड नहीं कर सकते। इससे तो उनका अर्थोपजीविका चल रही है। तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने का काम करना है। तो मास्क एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करना है, इसको आपको अवॉइड करना ही नहीं है। फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर अस्थमा का अटैक पड़ ही गया, अगर आपने सारी चीज़ें अवॉइड नहीं कर पाए, या कर भी रहे हैं तो भी कभी कभी आप एक्सपोज हो जा रहे हैं, तो अगर अटैक पड़ भी गया तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट अपने पास इन्हेलर को रखना है। अपने जो निजी लोग हैं, जो पास के लोग हैं, उनको हेल्प करने के लिए बताना है कि मेरे पास इन्हेलर इमिडिएटली लेके आओ, सो दैट एकदम से जो अटैक पड़ गया है उससे आप बच सकें, उससे आप निजात पा सकें। क्योंकि अगर उस समय आपको हेल्प नहीं मिली, या अगर आपने अपनी हेल्प उस समय नहीं की, तो ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा एग्रेवेट हो सकती है कि आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े। तो अपने आप को स्टेजेस से समझिए कि चीज़ें आप अवॉइड कीजिए, गर्म पानी लीजिए, हाइड्रेट कीजिए, सब्जियां लीजिए, काढ़े लीजिए, ये सब तो आपको करना ही है, साथ में इन्हेलर रखिए। लेकिन यहाँ हमने सिर्फ बात की है मैनेज करने की, मतलब चीज़ों को आप मैनेज कैसे कर सकते हैं, अस्थमा को आप किस, अगर आप एक एक्टिव पेशेंट हैं तो किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, तो जी हाँ, आपको आयुर्वेद का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद में आपकी इम्यूनिटी पे काम होता है। इम्यूनो मॉड्यूलेटर हर्ब्स हैं यहाँ सारी, जो आपको, आपकी बॉडी जो एक्सेसिव ट्रिगर कर रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सभी के आसपास हैं, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो इस पर रिएक्ट कर रहे हैं, तो उन पे हेल्प करने में आपको आयुर्वेद के थ्रू आप इस बहुत ही अच्छे तरीके से उसको रिवर्स कर सकते हैं, अस्थमा को काफ़ी हद तक अपनी इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करके, बूस्ट करके। तो इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी जिससे आप अस्थमा से बच सकते हैं, या आप उसके एक्टिव पेशेंट हैं तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको उसे निजात पाना है तो आप कैसे निजात पा सकते हैं। आपको अगर अस्थमा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर इन दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे डॉक्टर्स की टीम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं फिर से प्रस्तुत होंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।